हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने अपनी पॉलिटिकल साइंस कंटिन्यू कर रखी है और पॉलिटिकल साइंस की जो फर्स्ट यूनिट है वो आज की क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले कि 2 सबटाइटल्स हम फर्स्ट यूनिट के पढ़ चुके हैं, थर्ड भी पढ़ चुके हैं एंड अब जो बचता है हमारा 4th सबटाइटल बचता है जो है कंपैरेटिव अप्रोचेस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम कुछ अप्रोचेस पढ़ेंगे जो कंपैरिजन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, कंपैरेटिव टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, वो सारी जो अप्रोचेस हैं उन सभी अप्रोचेस में या तो आपके सेपरेट क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर आपका एक वास्ट क्वेश्चन या फिर शॉर्ट नोट आ जाता है। क्वेश्चन जिस भी तरीके के आएंगे वो तो हम आपको बता ही देंगे, बाकी घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेट करे बगैर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो, किसी भी चीज़ का जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। अब चाहे वो नॉलेज किसी भी चीज़ की हो, और एक चीज़ डिपेंड भी करता है आपके इंटरेस्ट पे कि आप किस चीज़ की नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाहते हो अपने अंदर। ठीक है, वही वाली चीज़ को यहाँ पर डिफ़ाइन किया जा रहा है कि ज्ञान के बारे में अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव होते हैं, नॉलेज के बारे में अलग अलग तरीके के पर्सपेक्टिव्स होते हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि मेरी नॉलेज आप लोगों से हो सकता है ज़्यादा हो सकता है मेरी नॉलेज आप लोगों से कम हो। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है, आप ये मत कहना कि मैम नॉलेज कम है तो पढ़ा क्यों रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ कि अब आपके सामने कोई दूसरा पर्सन है, हो सकता है कि आपको पॉलिटी के बारे में ज़्यादा पता हो और उसको ज़्यादा नहीं पता हो। तो यहाँ पे डिपेंड करता है नॉलेज पे, इंटरेस्ट पे, इन सब चीज़ों पे कि हाँ, मुझे इस चीज़ में इतनी ज़्यादा नॉलेज है और मुझे सामने वाले पर्सन से इस चीज़ में इतनी ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है, साथ साथ ये वाली चीज़ भी है कि हम जो सामाजिक विज्ञान की बातें करते हैं तो हमें इस बारे में पता लगता है कि सामाजिक विज्ञान जो है इंसान के बिहेवियर को आपस में जोड़ कर रखता है, इंसान को आपस में जोड़ के रखता है। ठीक है, उसके साथ साथ कोई भी एक पर्सपेक्टिव नहीं रखता। मतलब ये कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से जुड़े हों, लेकिन हम लोगों के पर्सपेक्टिव एक जैसे नहीं हैं। हम लोग अलग अलग सोचते हैं, अलग अलग अपना एक कल्चर मानते हैं, अलग अलग ही अपने, अगर हम एक ही रिलीजन के हैं, एक ही कल्चर के हैं, तब भी हम लोग अलग अलग ही सोचते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है, हमारी कैपेसिटी के हिसाब से हमारा IQ लेवल कितना है वो हमारा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ ये वाली बात है कि उन सभी पर्सपेक्टिव को समझ पाना और रियलिटी में पूरा कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन उन सबको पढ़ना और समझना तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, मतलब समझ पाना इन द सेंस कि आप उसको अपनी रियल ज़िंदगी में नहीं लेकर आ सकते, कुछ ऐसा नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आप उसको एटलीस्ट पढ़ तो सकते हो ना। जैसा मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, आपको प्रोग्राम में ये सब्जेक्ट मिला है, आपने चूज़ करा है, तो चाहे आसमान नीचे आ जाए, ज़मीन ऊपर चले जाए, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ भी हो जाए। वही सेम चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है कि दृष्टिकोण किसी के कैसे भी हों, अलग अलग हो, सेम हो, कैसे भी हों, लेकिन जब पढ़ने की, अध्ययन की बात आती है तो सबको वो दृष्टिकोण अध्ययन करने पड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब आता है दृष्टिकोण का अर्थ। दृष्टिकोण का अर्थ सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है और ये मानव व्यवहार तथा समाज से जुड़ा हुआ है। लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस के रूप में देखी जा रही है। ठीक है, और ये इंसान के बिहेवियर और समाज के साथ जुड़ा हुआ है, और ये चीज़ तो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई एरिस्टोटल भी बोलते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज के बंधनों में बंधा हुआ है। तो जी, ये वाली चीज़ को सामने रखते हुए हमारे अलग अलग फ़िलासफ़र्स हैं जो इस बात को बताते हैं। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं कि इंसान की समस्याएं हैं, उसके
सिचुएशंस हैं, सब कुछ हैं, वो उसके ही हिसाब से क्रिएट होती हैं उसकी लाइफ में। उसका पर्सपेक्टिव से कोई भी रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे फिलोसफर्स कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या नहीं होती हैं, उन सभी का रिलेशन आपके पर्सपेक्टिव से होता है। आप अगर बुरा सोचोगे तो आपको अच्छे में भी बुरा ही दिखेगा, आप अगर अच्छा सोचोगे तो आपको अच्छे में बुरे में भी अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं इन सब चीज़ों में। तो दृष्टिकोण का अर्थ होता है मानकों का एक ऐसा समूह, मानक मतलब हम लोग, जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न और आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय लिया जाता है। इंसान के कोई ऐसा ग्रुप जिसके बेस पर किसी भी पर्सपेक्टिव को बातचीत करने के बाद, बहस करने के बाद, या तो उसको अपना लिया जाता है या उसको छोड़ दिया जाता है। दृष्टिकोण का अर्थ ये होता है। ओके स्टूडेंट्स, होप सो कि आपको समझ आ गया हो, इसलिए मैंने नीचे इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि आप लोग इसको लिख सको। अपने आंसर में इसको मेंशन ज़रूर करना, नोट्स में अपने लिख लो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अगेन इसको हम एक बार पढ़ते हैं। दृष्टिकोण का अर्थ होता है मानकों का एक ऐसा समूह जिसके आधार पर सैद्धांतिक विचार विमर्श के लिए प्रश्न या आधार सामग्री लेने या छोड़ने का निर्णय होता है। पर्सपेक्टिव, अब मान लो कि हम लोग बैठे हैं कोई चीज़ बात करने के लिए, कोई चीज़ सुनने के लिए, ठीक है। अब उसमें पर्सपेक्टिव भाई मेरा तो ये आया कि हाँ सबको ये चीज़ अपनानी चाहिए, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया कि नहीं भाई नहीं अपनानी चाहिए, ठीक है। बहुत सारों का आया कि हाँ अपनानी चाहिए। अब वो पर्सपेक्टिव क्या हुआ, वो पर्सपेक्टिव अलग अलग हो गए, लेकिन हमने विचार विमर्श करा एक पर्सपेक्टिव पर, एक सिद्धांत पर, एक दृष्टिकोण पर हमने विचार विमर्श करा और उसके बाद ही अपनाने या फिर उसको ठुकराने की बात करी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा दृष्टिकोण का अर्थ। एलवुड के अनुसार जीव विज्ञान के लिए जो महत्व सूक्ष्मदर्शी का, खगोल विज्ञान के लिए जो उपयोग दूरबीन का है, वही उपयोग और महत्व समाज विज्ञान के लिए वैज्ञानिक पद्धति का है। मतलब ये है कि साइंटिस्ट के लिए माइक्रोस्कोप जो होते हैं, उन सब से चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने सब करने के लिए जितने ज़्यादा वो ज़रूरी होते हैं, माइक्रोस्कोप्स, दूरबीन ज़रूरी होती हैं, उसी तरीके से एक वैज्ञानिक पद्धति, हमारे एक साइंटिफिक मेथड को समझने के लिए पर्सपेक्टिव भी ज़रूरी होता है। मतलब ये कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि पर्सपेक्टिव हमारी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जिसमें शामिल नहीं है, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, होम साइंस से हो या फिर पॉलिटिकल साइंस से हो, किसी भी साइंस से हो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से रिलेट हैं। दृष्टिकोण शब्द की कुछ विशेषताएं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली, दृष्टिकोण अध्ययन विधि को सरल और नियंत्रित बनाते हैं। पर्सपेक्टिव्स, अब मान लो मैंने आप लोगों को, मान के लो, चलो ये बात तो हकीकत है, मैंने आप लोगों को पढ़ाने का निर्णय लिया, पढ़ाने का एक डिसीजन लिया, ठीक है। अब उस डिसीजन लेने के बाद मैंने एक पर्सपेक्टिव बनाया कि भाई बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों के पास 10 यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स को मैं किस तरीके से डिवाइड करूं जिस तरीके से वो बच्चों के पेपर से पहले रिवीजन भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए। तो उस बेसिस पे या तो मैं रेगुलर बेसिस पे 2 टाइम्स क्लास अपलोड करूं, या फिर मैं आप लोगों के लिए वीक में एक लाइव लेक्चर रख दूं या फिर 1 घंटे का लेक्चर डाल दूं, जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो सके। तो दृष्टिकोण, नज़रिया जो होता है ना हम लोगों का, मैंने जो नज़रिया बनाया उससे काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहा और आपको पढ़ाई मिली। तो दृष्टिकोण अध्ययन विधि को, हमारे किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को बहुत सिंपल बनाता है और उसको कंट्रोल भी रखता है, ठीक है। अब मुझे ये जिम्मेदारी है, मुझे इस चीज़ पे कंट्रोल है कि मैं, आंधी आए तूफ़ान जाए, मैं कहीं भी जाऊं, मैं जाऊं या नहीं जाऊं, मैं रेस्ट करूं या नहीं करूं, बट मुझे क्लास अपलोड करनी है मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी ये वाली, ये किसी भी अध्ययन को दिशा से भटकने और उसके मार्ग में आने वाली बाधा से उसको बचाता है, ठीक है। जस्ट पॉइंट नोट करो, मैंने जो अभी आपको बताई सेम बात, मैं रेस्ट करूं या नहीं करूं, मैं कुछ भी करूं, मुझे उस बात से भटकने से वो बचा रहा है। वो मुझसे कह रहा है, मेरा पर्सपेक्टिव, कि भाई तुझे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है निकी, तू पढ़ाएगी कुछ भी हो जाए। तो वही वाली चीज़ सेम कि मुझे मेरे रास्ते से भटकने में, ना भटकने में काफ़ी हेल्पफुल है। थर्ड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो है
कि दृष्टिकोण ही विषय को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, ठीक है। पर्सपेक्टिव ही टॉपिक को हमारा एक साइंटिफिक बेस के तौर पे बताता है, दिखाता है। जैसा आप लोग अभी आगे जो वो पढ़ोगे, हमारे फिलोसफर्स, उन लोगों ने किस तरीके से डिसीजन को, साइंस को किस तरीके से इम्पोर्टेंट बताया है, वो सारी चीज़ें इससे रिलेट की गई हैं, तो फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है, दृष्टिकोण ही किसी भी विषय को विश्वसनीयता प्रदान करता है। पर्सपेक्टिव ही किसी भी चीज़ पर अपना इंटरेस्ट, अपना भरोसा बनाता है, ठीक है। दृष्टिकोण ही किसी भी चीज़ को विश्वसनीयता प्रदान करता है। हाउ इज़ द पॉसिबल? भाई देखो, मैंने आप लोगों के लिए पर्सपेक्टिव बनाया। अब मुझे इस पर्सपेक्टिव बनाने के बाद मुझे ये विश्वास हो गया कि मुझे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए क्लास डालनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो वो कि अब मुझे एक कॉन्फिडेंस भी हो गया, भरोसा भी हो गया अपने इस पर्सपेक्टिव पे कि मेरे शेड्यूल में ये पर्सपेक्टिव सामने आ चुका है और मैंने इस चीज़ को अब आप लोगों को पढ़ाना है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इसकी विशेषता थी। अब आगे बढ़ते हैं हम। कुछ इन विशेषताओं के बाद हमारे कुछ फ़िलासफ़र्स हैं, जैसे वुड्रो विल्सन हैं। इन्होंने 1887 में एक बुक लिखी है, स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का अध्ययन। इसके बारे में इन्होंने पर्सपेक्टिव बताए एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, उसकी स्टडी करी। उसी तरीके से एल.डी. वाइट भी हैं हमारे। एल.डी. वाइट ने एक बुक लिखी, इंट्रोडक्शन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर भी उन्होंने कुछ इस तरीके की ही सिद्धांतों को, दृष्टिकोणों को और भी तरीके की चीज़ों को बताया, ठीक है। तो दृष्टिकोण शब्द का मतलब समझने के बाद तुलनात्मक लोक प्रशासन के अलग अलग दृष्टिकोणों को अब हम समझेंगे। तो तुलनात्मक लोक प्रशासन अध्ययन के दृष्टिकोण दो तरीके के हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और अर्वाचीन दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में कुछ पॉइंट्स डिवाइड किए गए हैं। ओके, पहले इसको हम ऐसे एक बार समझ लेते हैं किस तरीके से नॉर्मली, मतलब मैं आप लोगों को अगर यहाँ बताऊँ तो परंपरागत दृष्टिकोण हमारा आ गया। अब परंपरागत दृष्टिकोण में हमारे 5 तरीके के पर्सपेक्टिव हैं। लॉ अप्रोच, हिस्टोरिकल, सब्जेक्टिव, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, ठीक है। कानूनी दृष्टिकोण, लॉ अप्रोच में हमें क्या बताया जा रहा है? लॉ अप्रोच हमसे कहता है कि लोक प्रशासन के अध्ययन के रिलेशन में कानूनी दृष्टिकोण जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इन सभी देशों से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस पर्सपेक्टिव के अनुसार ये वाली बात रखी गई कि प्रशासनिक संस्थाएं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूट जो हैं, उनका अध्ययन कानूनी दृष्टि से करना चाहिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करना चाहिए, या फिर एक ऐसे कानून के हिसाब से करना चाहिए जो कि पब्लिक के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो, ठीक है। ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि इस संस्था, इस इंस्टीट्यूट के संबंध में कानून में क्या सिस्टम है, कानून लोगों के लिए क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, क्या कर चुका है, जनता कानून को किस तरीके से प्रेशराइज़ करती है, किन चीज़ों पे प्रेशराइज़ करती है, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में। ओके, सो कानून द्वारा इसे क्या शक्तियाँ मिलती हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे परंपरावादी दृष्टिकोण है, इसके अंदर हमारा कानूनी दृष्टिकोण, लॉ अप्रोच इसलिए और रखा गया कि इसमें ये देखने पर बल मिला कि कानून इंसान के व्यवहार को, इंसान के बिहेवियर को कितना समझ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी पॉलिटी में पढ़ा था, हमारे जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में जब प्रपोज़ल रखा था, प्रस्ताव रखा था, तो उसमें ये बोला था कि आज हम जो भी हैं अपनी जनता की वजह से हैं, वरना हमारा कोई भी वजूद नहीं है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ को, वही पर्सपेक्टिव को यहाँ पर बताया जा रहा है कि कानून इंसान के व्यवहार को, बिहेवियर को कितना समझ रहा है। एक कानूनी दृष्टिकोण होना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। भाई देखो, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो होना ज़रूरी था, कंपलसरी था। किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई केस सुलझा रहे हो, जस्ट लाइक एग्जाम्पल आप ले लो जो काफ़ी फेमस केस है, शबनम का केस ले लो, निर्भया का केस ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे इनमें क्या, अब इनको सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए इसकी हिस्ट्री आपको पहले देखनी पड़ेगी
कि शबनम के घर में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, निर्भया के साथ ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब वो क्या है, वो पास्ट हो चुका है, वो बीत चुका है। हालांकि उसको बीते हुए कुछ घंटे ही हुए हैं, लेकिन बीत चुका है, तो वो एक हिस्ट्री जैसा बन गया जानने के लिए, पुलिस वालों को जानने के लिए कि एक्चुअली में क्या हुआ था शबनम के घर पे और निर्भया के साथ में। मतलब ये दोनों अलग अलग केसेस हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको स्टूडेंट्स, कभी आप मिक्स कर दो। तो ये वाली चीज़, अब हिस्ट्री जानने ज़रूरी है, तभी हमें एक चीज़ के बारे में पता लगता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी बोली जा रही है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में, कि हिस्ट्री जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट्स के बारे में बताती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट पुराने टाइम से अब तक किस तरीके का रूप ले रही है। ठीक है, जैसे हमारे नवीन लोक प्रशासन जो है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने 1960 के टाइम पर ये मांग रखी कि ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन चलता आ रहा था, मेहरबानी करके उसको ख़त्म करो या उसको चेंज करो। ठीक है, ऐसा नहीं रह सकता ज़िंदगी भर जैसा आप चलाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लोग बदल रहे हैं, जनरेशन्स आ रही हैं और उनकी मांग अलग अलग है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ की ऐतिहासिक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस चीज़ को समझने और बताने में। नेक्स्ट है विषय वस्तु दृष्टिकोण, सब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, ये जो पर्सपेक्टिव है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को टेक्निक्स के साथ जोड़ देता है। वो कहता है कि टेक्निक्स का यूज़ करो, जैसे जो ऊपर अभी ऐतिहासिक दृष्टिकोण में नवीन लोक प्रशासकों ने बोला कि भाई जो है चेंज करो। अब वो चेंज कैसे होगा, टेक्निक्स को बढ़ावा दो, कंप्यूटर ज़्यादा बढ़ाओ, उन लोगों को जो पहले से काम कर रहे हैं उनको टेक्निक्स की हेल्प से काम करने के लिए सलाह दो, उनको सिखाओ, उनको हटाओ नहीं, उनको सिखाओ, ताकि वो लोग इस चीज़ को, अपनी जनता के काम को जल्द से जल्द भी कर सकें और अच्छा भी कर सकें और उनका भी टाइम बचे, मेहनत भी बचे, है ना। तो ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट है राजनीतिक दृष्टिकोण। राजनीतिक दृष्टिकोण में क्या बताया गया है, राजनीतिक दृष्टिकोण हमारा बोलता है भाई पॉलिटिकल जहाँ आ जाती है ना एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन, वहाँ पे उससे एक हस्बैंड वाइफ वाला बन जाता है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है जो पॉलिटिक्स के अंडर में रहकर भी चलता है। ठीक है, तो हमारा जो प्रशासन है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ही काम करता है, ये भी आपको पता है। तो प्रशासन खुद कोई भी साधन नहीं है, बल्कि वो एक साध्य है। ठीक है, अच्छे प्रशासन को ये ज़रूरी है कि पॉलिटिकल सिस्टम में ही उसको अच्छा बनाया जाए, ढूंढा जाए, नौकरशाही ख़त्म की जाए और हर तरीके के प्रोसेस को जल्द से जल्द किया जाए और ईमानदारी से किया जाए। एंड लास्ट इसमें जो दृष्टिकोण है, अप्रोच है, वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक अप्रोच। देखो ये बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। अमेरिका में वैज्ञानिक आंदोलन के टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा गया और उसमें इस बात की खोज की गई कि इसमें साइंटिफिक मेथड्स की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, जैसे आप अभी आगे जो साइंटिफिक थ्योरी पढ़ोगे हेनरी फ्योल की, तो उसमें आपको पता लगेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में साइंटिफिक की क्या ज़रूरत है। भाई कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें आपको पता लगेगा कि क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि सभी समस्याओं को हल करने के लिए और साइंटिफिक जो हमारे अप्रोच है, दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव्स हैं, उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हद से ज़्यादा ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये इन्होंने बोला कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये पब्लिक और प्राइवेट दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा संभाल के और अच्छे से रखेगा और इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नेक्स्ट है आपके अर्वाचीन दृष्टिकोण। अर्वाचीन दृष्टिकोण में 3 तरीके के पर्सपेक्टिव हैं, संरचनात्मक, कार्यात्मक दृष्टिकोण, पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण और व्यवहारवादी दृष्टिकोण। अब इन दृष्टिकोणों को भी अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1940 के टाइम पर वॉल्डो नाम के एक फ़िलासफ़र थे, उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को परंपरागत और ये अर्वाचीन मतलब कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव के बीच में बांट दिया था। ठीक है, उसके अलावा ये जो तीनों पर्सपेक्टिव है ना, ये उसके साथ में ही थे, लेकिन उन्होंने 1940 के टाइम पे इसको बांट दिया, किन्होंने, वॉल्डो ने। अब उसको बांटने के बाद इन्होंने इसको भी डिस्क्राइब करा, इन्होंने बोला कि आओ जी अब हम इसको समझते हैं कि इनको मैंने डिवाइड क्यों करा है। तो सबसे पहला आता है हमारा संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण के तत्वों को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण जो है, इसके अंदर
ये बात रखी गई कि पॉलिटिकल सिस्टम को इंसान के अनुसार ही बांटना चाहिए। इंसान जो चाहता है पॉलिटिकल सिस्टम को उसी अनुसार विभाजित कर दो, डिवाइड कर दो, उसको इनपुट और आउटपुट दोनों में रख दो। ठीक है, अब इनपुट और आउटपुट को मैंने यहाँ बहुत इजी वे में आपको समझाया है, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। इन्होंने बोला कि जब हम उसको पॉलिटिक्स को बांट रहे हैं इनपुट और आउटपुट में, तो आउटपुट का काम होगा नियम बनाना, नियम लागू करना और नियम अधिनियम तथा जन कल्याण करना। लेकिन इनपुट का काम होगा राजनीतिक समाजीकरण और नियुक्ति करना। ठीक है, फिर हितों का समाजीकरण करना और उसमें रुचि लेना, हितों का सामूहिक करना या रुचि का संग्रहण, या फिर राजनीतिक संचार या राजनीतिक संप्रेषण देखना। मतलब बहुत सीधी सी बात है। इन्होंने आउटपुट में रखा कि पॉलिसी मेकिंग करो, पॉलिसी इम्प्लीमेंट करो, देन उस पॉलिसी को क्या क्या लोगों के मतलब कैसे वो हेल्पफुल रही है वो करो। एंड देन इनपुट के अंदर पॉलिटिकल जो सोशलाइजेशन है उसको देखो, उसके बाद उसके अंदर इंटरेस्ट लो, उस इंटरेस्ट को समाज के साथ बांटो और उसको बांटने के बाद अपने पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव की हेल्प से उसको पूरा करो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की आलोचनाएं। ठीक है, इसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसको क्रिटिसाइज़ करने के बाद इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भाई देखो आलोचना, एक देखो ये तो आपको पता है आलोचना सब में होती है। तो सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने कहा परिवर्तन विरोधी। इन्होंने कहा कि ये दृष्टिकोण सिस्टम जो है ना, इसमें ज़रूरी है कि रख रखाव से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दिखाया जाए, उन सबको बताया जाए, ताकि परिवर्तन विरोधी हो सके, परिवर्तन के अंदर विरोध हो सके और परिवर्तन भी हो सके। ओके, नेक्स्ट है सुधारवादी नहीं। आलोचना ये कि भैया एक तो परिवर्तन नहीं होते, दूसरा इसके अंदर सुधार नहीं होते हैं, ये जो भी है ये यूं ही रखा रह जाता है, इसके अंदर कोई भी पर्सपेक्टिव चेंज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है वास्तविक अध्ययन संभव नहीं। ठीक है, कि मतलब जो 1960 में हमारे नवीन लोक प्रशासकों ने बोला था कि मैम कह रही हूँ सॉरी, कि भाई आप लोग थोड़े बहुत चेंजेस लाओ टेक्निक्स के ज़रिए या जैसे भी आपको अच्छे लगे, ताकि जो हमारा गवर्नमेंट है वो हमारे लोग हैं उन लोगों को अच्छे से और फ़ायदा हो सके। देन लास्ट में रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिव बहुत ज़्यादा हैं लोग, उसकी वजह से भी हमारे इस पर्सपेक्टिव में चेंज नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव अब चेंज हो गया है हमारा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, इकोलॉजिकल अप्रोच। इकोलॉजिकल अप्रोच में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें J.M. गॉस, रॉबर्ट ए डहेल और मार्टिन ये और प्रोफेसर रिग्स, ये जो हैं इन लोगों ने अपनी पूरी भूमिका निभाई है। ठीक है, प्रोफेसर रिग्स को तो आप आगे भी पढ़ोगे अभी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले आती है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की विशेषताएं। देखो इन्होंने बोला कि लोक प्रशासन भी मानव समाज का एक अंग है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इंसान समझो। क्योंकि ऐसा रखा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये बोला जाता है कि भाई आप सिर्फ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करो, मतलब लागू करो, ना कि पॉलिसी मेकिंग करो। तो इस चीज़ को इसलिए बोला गया। ठीक है, दूसरी बात ये बोली गई कि जिस तरीके से जीव जंतु, वनस्पति, इंसान आसपास के इन्वायरमेंट पर बहुत इफ़ेक्ट करते हैं या आसपास के इन्वायरमेंट से बहुत इफ़ेक्ट होते हैं, उसी तरीके से प्रशासन भी हमारा इफ़ेक्ट होता है। पॉलिटिकल लाइफ को लेके, कल्चरल लाइफ को लेके, इकोनॉमिकल और किसी भी तरीके की लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इन्होंने इसमें बोला कि हर तरीके के प्रशासनिक व्यवहार जो हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट के बाहर के वातावरण और अलग अलग प्रकार के कारकों को मिक्स करके देखो। ठीक है, क्योंकि बाहर का वातावरण आप अच्छा और अंदर का ख़राब रखोगे तो ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। और इसके बाद इन्होंने बोला कि प्रत्येक हर प्रशासनिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अपना बाहरी वातावरण या फिर इकोलॉजिकल जो उनका पूरा एरिया है उसके अंदर एक्टिविटीज़ करता रहे। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल आपको मैं कोई एग्जांपल दूं तो मेरे खुद के ब्रदर हैं, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। वो कंपनी जापानीज़ कंपनी है। ठीक है, अब उनका क्या है, वो काम के साथ साथ उनका माइंड डाइवर्ट, उन एम्प्लॉयज़ का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन लोगों के साथ
थोड़े बहुत टूर्नामेंट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये सब रखी जाती हैं। जैसा कि इस पॉइंट में बोला जा रहा है कि प्रत्येक प्रशासनिक व्यवस्था अपने बाहरी वातावरण और इको के अंदर सब कुछ आता है, मानव, पेड़ पौधे, जानवर, सब जगह सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसके अंदर आपस में एक्टिविटीज़ बनाए रखनी है, आपस में रिलेशन बनाए रखने हैं। तो उनके साथ भी यही किया जाता है, थोड़ा बहुत काम के प्रेशर को हल्का करने के लिए कभी फुटबॉल का टूर्नामेंट, कभी क्रिकेट का, कभी घुमाने ले गए हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, काम भी अच्छा होता है और दिमाग भी लगता है। नेक्स्ट हमारी पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की आलोचनाएं हैं। ओके, सो आलोचनाओं में ये वाली चीज़ आती है कि हमारा जो शोधकर्ता है, रिसर्चर है, वो सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्यों को अपने नज़रिए से देखता है। मतलब सोशल, कल्चर और हमारा हिस्टोरिकल जो वैल्यूज़ है, जो उसके काम है, वो अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके अलावा इन्होंने दूसरी आलोचना ये करी कि इंसान का जो बिहेवियर है, उसका, समाज का, दोनों का ही आपस में मिलना चाहिए। ये भी नहीं कि बिल्कुल अगर सामने वाला मर्डर कर रहा है तो आप भी करो, या सामने वाला अच्छा है तो आप भी अच्छे बनो, नहीं। मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जस्ट लाइक सोसाइटीज़ में होता है। आपस में कितना कुछ भी है, कैसा भी है, लेकिन जब लोग मिलते हैं, आपस में कोई फंक्शन रखते हैं, कुछ है, तो बहुत अच्छे से रखते हैं, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। और ये भी समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कभी कभी कि सामाजिक व्यवस्था में चेंजेस है एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से आ रहे हैं या फिर अपनी ही किसी उसकी वजह से आ रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में बात ये कही जा रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर कुछ ही लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, इसलिए कुछ बाधाएं आती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या फिर वैसे ही आपस में लोगों में दुश्मनियां हैं या फिर नफ़रतें हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो वैसे ही क्रिएट होती हैं, ठीक है। इसके अलावा कि पूरी दुनिया के सभी देशों में जो हमारा सोशल सिस्टम होता है ना, सोशल सिस्टम, ठीक है, और हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसमें बहुत ही तरीके की डिफरेंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन सभी डिफरेंस से गुजरने से पहले लोगों को ये देखना चाहिए कि वो किस कंट्री में रहते हैं। तो इस चीज़ की आलोचना की गई कि आप डायरेक्टली इकोलॉजी को या फिर अपने वातावरण को नहीं बोल सकते हैं। आप यहाँ पर ये भी देखो कि भाई किस तरीके से ना यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अब नेक्स्ट है आपका व्यवहारवादी दृष्टिकोण का डेवलपमेंट। भाई व्यवहारवादी दृष्टिकोण का डेवलपमेंट हर्बर्ट साइमन की बुक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर एंड स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। 1930 में आंदोलन हुए थे कुछ, और उस आंदोलन में ऑर्थोडॉक्स को, मतलब रूढ़िवादिता को ख़त्म करने का पर्सपेक्टिव रखा गया। फिर 1946 के टाइम पे प्रोवर्ब इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम की एक बुक आई थी, वो भी हर्बर्ट साइमन ने ही लिखी थी, तो इससे इसका डेवलपमेंट हुआ। फिर इसकी बात आती है विशेषताओं की। तो भाई सबसे पहली विशेषता है हमारी वैज्ञानिकता के प्रति झुकाव, साइंटिफिक इंक्लिनेशन। हर्बर्ट साइमन की बात आ रही है तो फिर हर्बर्ट साइमन भी थोड़ा बहुत साइंटिफिकेशन चीज़ों पे बिलीव रखते हैं और बताते हैं। तो वो कहते हैं कि साइंटिफिक चीज़ों को थोड़ा बहुत यूज़ करो ताकि बिहेवियर में चेंज आए। दूसरा, व्यापक अध्ययन का समर्थन, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी सपोर्ट। इन्होंने बोला यहाँ पर कि भाई मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि व्यापक अध्ययन का समर्थन होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में थोड़ा डीपली स्टडी करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, ताकि उससे भी इंसान का जो ह्यूमन का जो नेचर है या बिहेवियर है वो अच्छा रहे। नेक्स्ट है अनुभव मूलक सिद्धांत। इसके अंदर बोला गया कि हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत अनुभववाद है, मतलब एम्पेरिकल डिपेंड करता है, ठीक है। इसका वजह क्या है, लोगों के चीज़ों को यूज़ करना, उनकी नॉलेज, उनका इकोलॉजी, उनका इन्वायरमेंट, इन सब ये सारी चीज़ें वजह बनकर सामने आती हैं। नेक्स्ट है अनौपचारिक संबंधों का अध्ययन और अनऑफिशियली जो रिलेशंस हैं उनको पढ़ना, इनफॉर्मल जो या अनऑफिशियल जो इनफॉर्मल दोनों एक ही चीज़ हैं, इन दोनों चीज़ों को पढ़ना, या फिर इनका मनुष्य के बीच में एक तरीके से अनऑफिशियल रिलेशंस हो जाते हैं। और उसके अलावा ये भी माना जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंसान के अनऑफिशियल रिलेशंस
होने की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड लास्ट है कि व्यक्ति और प्रशासन का सिद्धांत, ठीक है, मतलब कि हमारा जो बिहेवियर पर्सपेक्टिव है वो इंसान के एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट, प्रशासनिक संगठन के साथ साथ अपने रिलेशन बनाने पर बहुत ज़ोर देता है। और वो कहता है कि प्रशासन और इंसान दोनों ही आपस में जब तक अच्छे रिलेशन नहीं बनाएंगे तब तक कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, जब तक निर्णय नहीं लेंगे, जब तक कोई डिसीजन नहीं लेंगे तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ओके स्टूडेंट, सो व्यवहारवादी दृष्टिकोण का लोक प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला वैज्ञानिक अनुभववाद, कि व्यवहारवाद से वैज्ञानिक अनुभव का बहुत ज़्यादा एक ये देखा जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया नज़रिया देना है। नेक्स्ट है कि संदर्भ के महत्व का प्रतिपादन, कि मतलब इस पर्सपेक्टिव से पता लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बताया। किसी ने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी है, किसी ने कहा साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा तकनीकों का प्रयोग, यूज़ ऑफ टेक्निक, इन्होंने कहा कि भाई यूज़ ऑफ टेक्निक का यूज़ करो ताकि जनता का काम जो है जल्द से जल्द हो सके और अच्छा हो सके। शोध का विषय बनाना, इन्होंने कहा कि भाई जो इसका बिहेवियर का जो प्रभाव पड़ा है एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये कि ये एक शोध का वो बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है। एंड लास्ट में नवीन दृष्टि प्रदान करना, हर समय पे देखो आपकी भी लाइफ होगी ना, तो उसमें भी आप भी कोई ना कोई पर्सपेक्टिव रखोगे और उसको चेंज करते रहोगे। जो एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना दूं, जो निक्की मैम 8th क्लास में 10th क्लास में थी, वो आज के टाइम पे निक्की मैम नहीं है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ सेम कि हर चीज़ में नज़रिया बदलना होता है, हर चीज़ को बदलना ज़रूरी होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण की आलोचनाओं में सेम टू सेम वही वाली बात आती है कि भाई रूढ़िवाद है इसलिए नहीं हो रहा, हिस्ट्री को बार बार दोहराता है इसलिए नहीं सही बन पा रहा, अध्ययन की पद्धति पर मतलब किसी चीज़ को समझने पढ़ने पर जोर नहीं देता इसलिए आगे नहीं पढ़ पा रहा। एंड लास्ट मात्र एक मनोवृत्ति की, मतलब एक एटीट्यूड में कि भाई मेरा तो ये एक ही काम है, मैं यही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए, भाड़ में जाए दुनिया, मैंने तो यही करना है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ है। सो निष्कर्ष निकल कर आता है कि भाई आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से सुलझाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। जुडिशियरी, लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव मीन्स व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब की हेल्प से इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है और कैसे एक चीज़ को हम ठीक करने में जनता का भी साथ ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है इसका ये पॉइंट कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड यूनिट अपने स्टार्ट करेंगे जिसमें फर्स्ट टॉपिक है द क्लासिकल थ्योरी, शास्त्रीय सिद्धांत, ठीक है। शास्त्रीय सिद्धांत के बाद हम आगे की जो हमारी ये तीनों आपकी वो हैं थियोरीज, इनको पढ़ेंगे। सो आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।